हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है एसआर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे यूएसए की 3 बड़ी बैंक कोलैप्स कर गई और उनके कोलैप्स होने से अमेरिका के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे क्या इन तीनों बैंक के कोलैप्स होने से इंडिया के बैंक पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर पड़ेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो रिसेंटली हुआ क्या, सिलिकॉन वैली बैंक जो कि एक स्टार्टअप फोकस बैंक है, $210 बिलियन इसके पास एसेट है और ये यूएसए की 16th लार्जेस्ट बैंक है, ये कोलैप्स कर जाती है। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कोलैप्स है अमेरिका के मार्केट का। तो ये कोलैप्स क्यों करी, अब इसको समझते हैं। जब पेंडेमिक का टाइम आता है तो बहुत सारे टेक स्टार्टअप स्टार्ट हो जाते हैं जो दवा की फंडिंग लेते हैं इन्वेस्टर से और दवा के पैसे भी देते हैं, दवा के पैकेजेस भी देते हैं। इवन इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस देते हैं जो बड़ी बड़ी एमएनसीज नहीं दे पाती हैं, उससे भी बड़े बड़े पैकेजेस ये स्टार्टअप्स देते हैं। तो इन जितने भी टेक स्टार्टअप्स थे यूएसए के, इवन अराउंड 50% जो स्टार्टअप थे वो सिलिकॉन वैली बैंक के कस्टमर्स थे। और भी जो फॉरेन फॉरेन स्टार्टअप्स हैं वो भी इसके कस्टमर हैं, लेकिन अमेरिका के 50% बैंक इसके कस्टमर थी, जो कि एक बड़ा पॉइंट है। तो होता क्या है, ये कंपनी जो होती है ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है और साथ ही साथ एक अच्छा खासा अमाउंट जो होता है ये मॉर्टेज और ट्रेजरी बॉन्ड में लगाती है। अब ये मॉर्टेज और ट्रेजरी बॉन्ड क्या है इसको समझते हैं। देखो, जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, वो बॉन्ड रिलीज करती है। और अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर बॉन्ड रिलीज होता है यूएसए में तो उसे हम ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। तो जो भी ये बॉन्ड लेता है, जो कंपनी भी ये बॉन्ड लेती है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा हर साल देती है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा तो गवर्नमेंट कहेगी कि मैं आपको 1 रुपया हर साल दूंगा। ठीक है। और मॉर्टगेज बॉन्ड क्या होता है, मॉर्टगेज बॉन्ड का बेसिकली मतलब होता है कोई रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, अगर उन्हें पैसा चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होता है, तो वो भी वही सेम काम करती है, बॉन्ड रिलीज करती है। और जो कंपनीज हैं जो पैसा लगाना चाहती है उन्हें कहती है कि हम आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, आप पैसा लगाइए, और अगर हम नहीं दे पाएंगे तो आप कोलेट्रल के तौर पे हमारी जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने एक अच्छा खासा पैसा जो है मॉर्टगेज और ट्रेजरी बॉन्ड पे लगाया। लेकिन अब क्या होता है, जो फेड बैंक है, जैसे जैसे इंडिया में हमारी आरबीआई है, वैसे यूएसए में एफईडी है, फेड बैंक है। तो फेड बैंक ने क्या किया, ये लगातार अपने जो इंटरेस्ट रेट है हाइक कर रही है। अब जब इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो घटने लगती है। अब क्यों घटती है इसको समझते हैं। मान लो आपने 2 साल पहले कोई बॉन्ड खरीदा जो 100 रुपये का आपको पड़ा, जिससे आपको हर साल 1 रुपये का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है। अब वही बॉन्ड, 100 रुपये का बॉन्ड, आज के टाइम आप खरीदने जाओगे तो गवर्नमेंट आपको 1 रुपये के बजाय 4 रुपया इंटरेस्ट रेट देगी हर साल। ठीक है। तो इससे क्या समझना है कि आपने जो 2 साल पहले का बॉन्ड लिया जो आपको 1 रुपया देती थी, उसकी वैल्यू क्या रही, वही सेम बॉन्ड आज के टाइम में अगर आप खरीदोगे तो वो आपको 4 रुपये की वैल्यू देगी। यानी अब इस केस में कंपनी क्या सोचेगी, कंपनी ये सोचेगी कि यार जो 4 रुपये वाला है उससे हमें फायदा है तो अब उसको हम खरीदते हैं और ये 1 रुपये वाले से अपना छुटकारा पाते हैं। ठीक है। अब अब ये क्या करेगी, अब ये दूसरे कंपनीज को ढूंढेगी जिसको ये बॉन्ड बेच सके। अब जब ये बॉन्ड बेचने जाएगी तो दूसरी कंपनी बेवकूफ़ तो है नहीं, वो कहेगी भाई तुम 100 रुपया, जो तुम 100 रुपये में हम तुमसे तो खरीदेंगे नहीं, अगर 100 रुपये में ही खरीदना होगा तो हम सीधे बैंक से लेंगे, उसमें हमको $4 मिलेगा हर हर साल, और तुम 100 रुपये में हम तुम्हारे $1 का क्यों खरीदें। हाँ, लेकिन अगर तुम 90-90 रुपये में बेचो तो हम खरीद लेंगे ताकि उससे हमको थोड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इनडायरेक्टली समझ लीजिए कि जब भी ये चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, मतलब जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो मॉर्टगेज और ट्रेजरी बॉन्ड की जो प्राइसेस है, जो उसकी वैल्यू है, वो घट जाती है। तो इसकी वजह से जो स्टार्टअप है सिलिकॉन वैली बैंक है उसे $1.8 बिलियन का लॉस होता है। और जब ये लॉस होता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक पे पैसा लगाया होता है वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। पैसा निकालने लगते हैं तो इसका शेयर प्राइस गिरता है। शेयर प्राइस गिरता है तो भाई जितने भी डिपॉजिटर होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं कि भैया इसका तो काम गड़बड़ हो रहा है, अब यहाँ से पैसा निकाल लो नहीं तो पैसा डूब जाएगा। तो ये सारे डिपॉजिटर पहुंच जाते हैं सिलिकॉन वैली बैंक से कि हमारा पैसा दो। अब जब पहुंचते हैं तो बैंक इतने सारे लोगों को हैंडल एक साथ कर नहीं पाती है और उसका दिवाला निकल जाता है, यानी वो बैंकरप्ट हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है उसको समझते हैं। तो जैसे ही दिवाला हो जाती है सिलिकॉन वैली बैंक, तो उसकी जो कंट्रोल होती है वो चली जाती है एफडीआईसी के पास। एफडीआईसी क्या है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है यूएसए की जिसका फुल फॉर्म होगा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो करती क्या है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एश्योरेंस देती है कि जो भी बैंक, अगर आप किसी ऐसे बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं जो एफडीआईसी इंश्योर्ड है, मतलब एफडीआईसी ने उसे रेटिंग दे दिया कि हाँ आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो अगर उस केस में अगर आप उस बैंक में अगर आप पैसा लगाते हो तो अगर वो बैंक फेल भी हो जाती है, यानी जैसे इस केस में बैंकरप्ट हो गई है, तभी हम आपको $250,000 की गारंटी देते हैं कि इतना पैसा तो हम आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको सारा का सारा पैसा जो है आपका जो भी लगा है वो सब हम आपको दिलाएंगे। ठीक है। अब ये दिला पाती है कि नहीं पाती है, लेकिन कह ये रही है। ठीक है।
अब सवाल उठता है कि जैसे यूएसए में एफडीआईसी है, क्या वैसा कुछ इंडिया में है? हाँ भाई, इंडिया में भी है। हमारे इंडिया में एफडीआईसी का इक्विवेलेंट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसका फुल फॉर्म है डीआईसीजीसी। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम डीआईसीजीसी बोलते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसकी जुडिक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, और इसको 1978 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर डीआईएसीजीसी एक्ट 1961 के अंडर। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा कि एफडीआईसी इंश्योर्ड जो बैंक डिस्क होते हैं वो डिपॉजिटर को इंश्योरेंस देते हैं कि हम आपका $2.5 लाख आप फंड से निकाल सकते हैं। वैसे ही ये जो डीआईसीजीसी है वो इंडियन डिपॉजिटर को ये इंश्योरेंस देती है कि अगर आप डीआईसीजीसी इंश्योर्ड बैंक्स में डिपॉजिट करते हो तो हम आपका ₹5 लाख तुम कम से कम गारंटी देते हैं कि इतना तो हम आपको देंगे, अपनी तरफ से देंगे। ठीक है, इतना इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये पहले जो इंडिया में लिमिट था वो 1 लाख था, जो कि 4 फरवरी 2020 को 5 लाख पे किया गया, जो कि अच्छा किया गया। ठीक है, अब यही रीज़न होता है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं एक दो बैंक नहीं करके कई सारे 10-12 बैंक खुलवा रहते हैं। तो उसका बेसिक लॉजिक यही होता है कि अलग अलग बैंक में थोड़ा 4-5 लाख के अराउंड ही जमा करेंगे, या 5 लाख से कम या 5 लाख तक के पार तक ही जमा करेंगे, ताकि हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा रिस्क ना हो, और सारी जगहों पर अगर 10 जगहों पर फैला रहेगा तो एक तरह से ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब सिलिकॉन वैली बैंक जैसे कोलैप्स होती है तो जो मूडी है वो इसको रेटिंग दे देती है निगेटिव। अब ये भैया मूडी कौन है, ये कौन आ गया कहानी में? तो भैया मूडी जो है ये बहुत ही, कह सकते हो, बैंकिंग और शेयर मार्केट की बहुत अच्छी एनालिटिक करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो अब इनका काम ही यही है कि एनालाइज करती है दुनिया भर के बैंकों की। तो ये एनालाइज के जो भी इनकी एनालिसिस होती है उसके बेसिस पे ये क्रेडिट देती है। सिंस बहुत नामी कंपनी है, वर्ल्ड में इनको जाना जाता है, तो ये जो भी क्रेडिट देती है कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग्स को इम्पैक्ट करती है। तो इन्होंने नेगेटिव दिया है यूएसए के बैंक्स को, मतलब हमारे सिलिकॉन वैली बैंक को। साथ ही साथ 6 बैंक्स पे निशाना भी साधा है कि भैया इनका भी दिवालिया होने का चांसेस है, जिसमें वेस्टर्न एलायंस बैंक ऑफ, इंटस फाइनेंशियल कॉर्प, यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्प, जियोन्स बैंक ऑफ, कॉमर्शिया आईएनसी, ये सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं कि इनके भी दिवालिया होने के चांसेस हैं। तो भैया इनके तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान दे। उसके अलावा जब मूडी से पूछा गया भैया इंडिया का क्या होगा, इंडिया के बैंक स्पेस का क्या असर पड़ेगा, तो मूडी ने कहा कि देखो भैया जितने भी एशिया पैसिफिक बैंक है, ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल जो एशिया पैसिफिक बैंक है उनके बारे में इन्होंने कहा कि ये जितने भी एशिया पैसिफिक एश्योर्ड बैंक हैं, मतलब जो टॉप बैंक्स हैं, उनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का बेसिकली मतलब है कि ये इतने सफिशिएंट हैं कि अगर ऐसा कुछ कोलैप्स वाला सिचुएशन आ भी जाता है, बहुत सारे डिपॉजिटर पैसा लेने आ भी जाते हैं, तभी आसानी से हैंडल कर सकती है। और साथ ही साथ इंडिया के बारे में मूडीज ने कहा कि देखो भाई, इंडिया के पास कई सारे सॉल्वेंसी चैलेंज आए हैं जिसका बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने सामना किया है, और उसके फंडिंग और लिक्विडिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है, और फंडिंग और लिक्विडिटी पे कोई असर ना पड़ने की वजह से इंडियन बैंक्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं, कोई उतना अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यूएसए बैंक्स का। और इस वजह से इंडिया की जो बैंक है वो सेफ है, क्योंकि स्ट्रक्चरली हमारे जो बैंक्स है वो काफ़ी सही है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि हमारे बैंक्स पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे बैंक्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो ऐसे इंडियन कंज्यूमर हमारे ऊपर भी कुछ खास इम्पैक्ट इस पूरे सिचुएशन का पड़ेगा नहीं। अब इम्पैक्ट किस तरह के इंडियन पे पड़ सकता है उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो सिग्नेचर बैंक है और जो सिल्वर बैंक है ये बहुत बड़े प्लेयर हैं क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए होंगे उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भैया? पड़ेगा इस वजह से क्योंकि काफ़ी पैसा, भाई जाहिर सी बात है जब इतने टॉप क्रेडिटर्स के साथ अच्छा नहीं होगा तो इसका जो इम्पैक्ट दिखेगा वो यही होगा कि जितने भी ये क्रिप्टो करेंसीज होंगे उनका प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। और क्या हो सकता है? और तुम्हारा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो थ्रू आउट वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स है जो इंडिया मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, फर्म हो जाएंगे कि भैया आप थोड़ा संभाल के पैसा खर्च करो। और खासकर स्टार्टअप्स को पैसा देने में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं, जो बहुत ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं उन पे पैसा खर्च करने पे डरेंगे। तो ओवरऑल यही सारा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया मार्केट पे कि जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर है स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा चेंज होगा। अगर और वो चेंज होगा तो स्टार्टअप्स की फंडिंग कम होगी, फंडिंग कम होगी तो ले ऑफ करेगी वो, और ये पूरा सीनैरियो चलेगा। यानी बहुत सारे लोगों की ये जो जॉब जाने वाली ले ऑफ वाली सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कुछ और टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू होगी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना चाहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।